नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लेकर आए थे जैव प्रक्रम पार्ट 1 में आपको स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण बताया था कि स्वयंपोषी पोषण में कौन आते हैं, किस प्रकार से होता है और विषमपोषी पोषण क्या है और विषमपोषी पोषण किस प्रकार से होता है, ये आपको बताया था। अब देखते हैं, आपको लास्ट में अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण बताया था। अब पढ़ेंगे आज हम मानव में पोषण। देखो, मानव में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। पोषण का मतलब क्या है? मानव के द्वारा भोज्य पदार्थों को मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है और भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण है। सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख में भोजन ग्रहण करते, मुख से भोजन चबाया जाता है और लार ग्रंथि से लार मिलता है। फिर भोजन जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से होता हुआ आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत्र, वृद्धांत्र, मलाशय और मलद्वार। अब ये मुख से प्रारंभ होकर मलद्वार तक का मार्ग है जो ये आहार नाल कहा जाता है। कौन सा है? आहार नाल कहते हैं और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, जिसे आहार नाल कहते हैं। और ये आहार नाल मांसाहारी में छोटी होती है, मांसाहारी के अंदर छोटी होती है और शाकाहारी में इसकी लंबाई अधिक होती है आहार नाल की। क्योंकि अब देखते हैं, देखो आपको ये डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। और मानव में पोषण की क्रिया, भोजन को तो अंदर ग्रहण कर लिया, लेकिन अब क्या होगा, उसका भोजन का पाचन होगा, पाचन। और ये सारे के सारे सभी अंग मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, तो ये जितने भी अंग हैं आपको पाचन तंत्र के ही ये अंग हैं जो सम्मिलित रूप से सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं सामंजस्य के साथ। अब देखो, मानव में पाचन जो आपको बताया था, ये डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहे हैं इसको। मानव में पाचन की क्रिया देखो, मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम भोजन को ग्रहण किया मुख के द्वारा। अब मुख के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, यहाँ से भोजन, ये मुख है। अब इस मुख के अंदर क्या होगा? मुख के अंदर दांत होते हैं और जीभ होती है। दांतों के द्वारा भोजन के बड़े बड़े जटिल कणों को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, जिससे उसके पाचन में मदद मिलती है, आसान होता है भोजन का पाचन। अब दांतों का कार्य था भोजन को चबाना, चूर्णीकरण करना। अब ये जो लार ग्रंथियां दिखाई रखी हैं, लार ग्रंथियों से एक लार स्रावित होता है, चिपचिपा पदार्थ है और जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। लार की प्रकृति क्षारीय होती है। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति क्षारीय होती है। लार के भोजन में मिल जाने से भोजन लसलसा हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? लसलसा, लुगदीनुमा बन जाता है और लसलसा हो जाने के कारण भोजन को निगलने में आसानी रहती है भोजन को। और लार में, हाँ, और एक और बात बताता हूँ आपको, लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, टाइलिन बहुत पूछा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और एक और एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? एमाइलेज। और एमाइलेज का कार्य है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भोजन को अधिक समय तक मुख के अंदर चबाया जाता है तो भोजन मीठा लगने लगता है। भोजन मीठा लगने लगता है, भोजन है जो इसी कारण होता है, क्योंकि जब अधिक समय तक चबाते हैं तो एमाइलेज एंजाइम अपनी क्रिया शुरू कर देता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल जाता है। अब क्या होता है, देखो, इतना होने के बाद भोजन मुख गुहा से ग्रासनाल में जाता है। ग्रासनाल वाला भाग ये है, यहाँ से ग्रासनाल में जाता है और ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल की आंतरिक दीवारों से श्लेष्मा निकलता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ है जो भोजन को
जाने में सुलभता प्रदान करता है। और ग्रास नली के अंदर क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, और ये क्रमाकुंचन गति मुख से आमाशय की ओर होती है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर, जिस कारण भोजन ऊपर से नीचे ही जाता है। चाहे आप लेट कर कुछ खा रहे हो या कैसे भी, तो भोजन हमेशा आमाशय में ही जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाए। इसका कारण ये क्रमाकुंचन गति है जो ऊपर से नीचे की ओर होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से भोजन अब जा रहा है, अब जाएगा ग्रास नली में। और एक, हाँ दोस्तों, ग्रास नाल में किसी भी प्रकार का, इस ग्रास नाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। ये तो खाली एक मार्ग है मुख गुहा से भोजन को आमाशय तक भेजने का। अब भोजन गया आमाशय के अंदर। कहाँ गया? आमाशय के अंदर। अब आमाशय एक जय आकृति का पेशीय अंग है। जे अंग्रेजी के जे के लेटर की आकृति होती है, और इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के इस वाले भाग को बोलते हैं, जो ग्रास नली से जोड़ा होता है, कार्डियक भाग बोलते हैं, और इस वाले भाग को बोलते हैं फंडिक, और जो ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा रहता है इस भाग को बोलते हैं पाइलोरिक आमाशय। आगे आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। इस भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। अभी मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, भोजन कहाँ से आमाशय में गया। आमाशय से भोजन जाता है, अब आमाशय से भोजन जाएगा, आमाशय से भोजन आगे जाता है ग्रहणी वाले भाग। इस भाग को ग्रहणी कहते हैं। अब इस ग्रहणी वाले भाग में 2 ग्रंथियां लगी रहती हैं, एक तो यकृत, और यकृत में ही होता है गाल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, और इस रस की प्रकृति भी क्षारीय होती है। और अग्नाशय से, ये अग्नाशय ग्रंथि है, और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। और जैसे ही भोजन ग्रहणी वाले भाग में, इस भाग में आता है, तो पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस दोनों एक साथ उड़ेल दिए जाते हैं, जिससे भोजन क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। अब ग्रहणी वाले भाग से, इसको डुडेनम बोलते हैं, छोटी आंत में आता है। ये छोटी आंत वाला भाग है, ये वाला भाग छोटी आंत है, तो इस वाले भाग में आ जाता है भोजन, और इसमें पाचन की क्रिया होती है, और संपूर्ण पाचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है मुख से प्रारंभ होकर के, और छोटी आंत में, क्षुद्रांत में पाचन पूर्ण हो जाता है, और क्षुद्रांत के अंदर ही अवशोषण की क्रिया होती है। अब छोटी आंत से भोजन अवशोषित होने के पश्चात जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत के अंदर जाता है, और बड़ी आंत से मलाशय से मलद्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम क्या होता है मुख के अंदर, ये आपको मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये मैंने आपको समझाया है डायग्राम के द्वारा। ये डायग्राम है, और ये इसके अंग हैं। ये स्टोमक है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत्र बोलते हैं जिसको, ये रेक्टम मलाशय है, ये मलाशय है, और इस तरह से पाचन तंत्र के ये भाग हुए। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो, सबसे पहले आता है अब पाचन प्रारंभ। पाचन कैसे होता है मनुष्य के अंदर? पाचन भोजन के जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटित होना पाचन कहलाता है। भोजन के सरल पदार्थों का जटिल पदार्थों में विघटित होना पाचन कहलाता है। पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है? पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, और पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। पाचन की सर्वप्रथम अंतर्ग्रहण, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है पाचन। अब देखेंगे हम पाचन किस प्रकार से होता है, दूसरा चरण है। उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग, ये पाचन की क्रिया के 5 चरण हैं। अब सर्वप्रथम देखते हैं हम पाचन। मुख में पाचन क्या होता है? मुख में अभी आपको बताया था, मुख में भोजन को दांतों द्वारा चबाया जाता है, और भोजन में लार मिलने से भोजन लोकदिनोमा लसलसा हो जाता है, और जिसे चबाने में आसानी रहती है, निगलने में आसानी रहती है। और लार में जो मैं आपको बता रहा था, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं लार के अंदर, टाइलिन और एमाइलेज। और आपको बता रहा है टाइलिन सूक्ष्म जीवों को मार देता है, प्रकृति क्षारीय होती है, और एमाइलेज एंजाइम है
ये, और ग्रास नली से अब भोजन, हाँ, ग्रास नाल से भोजन, ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में जाता है। अब देखेंगे आमाशय। तो आमाशय के बारे में जो आपको बता रहा था, आमाशय की संरचना मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। ये आमाशय है। इस आमाशय के जो बता रहा था 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक, जो ये ग्रास नाल से जुड़ा रहता है, और इस बीच वाले भाग को फंडिक बोलते हैं, और इस वाले भाग को जो ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा हुआ है पाइलोरिक बोलते हैं। ये आमाशय के 3 भाग हैं, और आमाशय की आकृति जय के आकार की है आमाशय की। और आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, और आमाशय से एक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो जठर रस के अंदर पाया जाता है, जठर रस के अंदर पाया जाता है। और इसकी पीएच होती है 0.9 से 1.5 पीएच होती है, बहुत अधिक अम्लीय होता है ये। अब देखो, अब प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, आमाशय से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, प्रश्न यहाँ बन सकता है, बोर्ड की क्लास में पूछा जा सकता है आपसे कि आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है उस अम्ल का क्या कार्य है, उस अम्ल का। तो देखो, सबसे पहला कार्य है आमाशय में पाचन जठर ग्रंथि, आमाशय में पाचक जठर ग्रंथियों से निकलने वाली जठर रस के कारण होता है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। पीएच में बता रहा था, ये पीएच मैंने आपको लिख दिया, याद करने में सुविधा रहे जिससे। जठर रस में जल होता है और HCl और एंजाइम होते हैं, और आमाशय पेशी अंग है, और क्रमाकुंचन गति ऐसे इस तरीके से इसमें क्रमाकुंचन गति होती रहती है, जिसके कारण भोजन का चूर्ण हो जाता है ये। अब आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बता रहा था आपको, ये भोजन क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, सर्वप्रथम ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन का माध्यम कैसा रहता है, तो आमाशय में भोजन का माध्यम एसिडिक रहता है, अम्लीय रहता है। दूसरा, भोजन के कठोर अवयवों को घोलता है, जो कठोर, जिनको टूटने में दिक्कत आती है, ऐसे कठोर ऊतकों को HCl घोल देता है। फिर आता है हमारा HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करके सड़ने से बचाता है। और जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय, हाँ, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आमाशय में जो निष्क्रिय एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, उन एंजाइमों को ये सक्रिय एक्टिवेट कर देता है। अब वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं आमाशय के अंदर, अब ये अगले उसमें देखते हैं, आप स्लाइड में देखेंगे। ये देखो, बता रहा था आपको निष्क्रिय एंजाइम, जो प्रोपेप्सिन एंजाइम है आमाशय के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन HCl के संपर्क में आते ही ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, और पेप्सिन अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही प्रोरेनिन एंजाइम है, जो HCl के संपर्क में आने से रेनिन में बदल जाता है। आपको याद रखना है, उदाहरण देना है HCl के कार्यों में, जो आमाशय में HCl क्या क्या कार्य करता है। रेनिन को, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है, और पेप्सिन को पेप्सिन में, ये कहीं पर पेप्सिनोजन भी लिखा जाता है, कोई एक ही बात है। और रेनिन, पेप्सिन तो जो हमने भोज्य पदार्थ लिया था, या कोई भी भोजन का माध्यम जिसमें प्रोटीन गया हो उसको लिया, उनको पचाने का कार्य करता है। और दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब इस रेनिन एंजाइम दूध में घुली कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है। दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम ही पाचित करता है। ठीक है, ये दोस्तों ये हुआ अब आपका आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य। अब आगे देखते हैं कि आमाशय में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। देखो, आमाशय में मुख से कार्बोहाइड्रेट को यदि हम अधिक समय तक मुख के अंदर भोजन को चबा रहे हैं तो ही एमाइलेज एंजाइम कार्य करेगा।
अगर हम भोजन को चबा कर नहीं खा रहे हैं, निगल रहे हैं, तो एमाइलेज एंजाइम वहाँ कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं आमाशय में पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब मुख से और ग्रासनाल से होता हुआ भोजन आमाशय में पाचन। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। याद रखना है आपको, ये समीकरण मैंने आपको लिख दिया है, प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, आमाशय में ये आंशिक पाचन हुआ, पूरी तरीके से अभी प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है। और वसा, जो हम चिकने पदार्थ खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, इन चिकने पदार्थों से जो वसा मिल रही है, वसा को लाइपेज एंजाइम द्वारा बस ये अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। इसका भी आंशिक पाचन ही हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन। अब वसा को लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, हमको ये चीज़ याद रखनी है। वसा का पूर्ण पाचन वसीय नहीं हुआ अभी, आंशिक पाचन। और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम माल्टोज में तोड़ देता है आमाशय के अंदर। अब देखते हैं आगे की स्लाइड में। हाँ, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखा रखे हैं आपको समझाने के लिए क्या होता है। जठर रस में जो जठर रस जठर ग्रंथियों से निकल रहा था, आमाशय की दीवारों से निकल रहा था, ये जठर ग्रंथियाँ होती हैं। और श्लेष्मा भी होता है, जिसके कारण आप सोच रहे होंगे गुरुजी कि आमाशय के अंदर HCl है, जो उसकी प्रकृति इतनी अम्लीय है, लेकिन फिर भी हमारी आंतरिक दीवारों पर, आमाशय की आंतरिक दीवारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। और आपने देखा होगा कई बार बालक होता है जो दूध पटक देता है, तो वो दूध फटा सा आता है, वो आमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही आता है, क्योंकि आमाशय में जाते ही दूध का सबसे पहले फटता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण फट जाता है वो। तो जठर रस जो जठर ग्रंथियों से निकलता है, उसमें 99% जल की मात्रा होती है। और आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे ठहरता है। और अभी आपको बता रहा था आंशिक पाचन होता है वसा का, तो क्या कारण है, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आमाशय में वसा का पूर्ण पाचन क्यों नहीं होता। क्योंकि आमाशय में इनकी पचाने वाले लाइपेज और एमाइलेज की मात्रा कम होती है। और हाँ, और एक और जो महत्वपूर्ण बात बताना आपको, आमाशय में भोजन काइम के रूप में रहता है। काइम का मतलब एक तरह से पेस्ट बन जाता है, बारी, इसके रूप में आमाशय में। अब आगे चलते हैं। देखो आमाशय में इस प्रकार की क्रिया हो जाती है। पाचन आपको बता दिया, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको बता दिए। अब चलते हैं अपन आमाशय से भोजन आगे आता है ग्रहणी वाले भाग में। और ग्रहणी वाले भाग में आपको बता रहा था 2 ग्रंथियां जुड़ रही हैं, पित्ताशय से पित्तरस निकलकर और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलकर जैसे ही भोजन ग्रहणी में आता है, तुरंत इन दोनों रसों को उसमें उड़ेल दिया जाता है, जिसके कारण भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय था। अब सोच रहे होंगे कि भाई अम्लीय आया था और फिर क्षारीय पदार्थ ये उदासीन न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन कारण यह है कि क्षारीय पदार्थ की मात्रा इतनी अधिक होती है उन क्षारीय की, उस अम्लीय प्रभाव, उस क्षारीय प्रभाव को उदासीन नहीं कर पाता, जिस कारण क्षारीय गुण प्रकट होते हैं। आमाशय में जो से ही भोजन ग्रहणी में आता है तो पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस भोजन मिल जाते हैं, भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। अब देखते हैं हम क्षुद्रांत में पाचन किस प्रकार से होता है। क्षुद्रांत जो जिसमें अग्नाशय और यकृत जुड़ा हुआ था, वो ग्रहणी वाला भाग था। और ग्रहणी में पाचन की क्रिया कैसी होती है, ग्रहणी में पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस मिल जाते हैं, जिससे भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। और वसा का, हाँ दोस्तों, अब वसा का पूर्ण पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ये क्षारीय पदार्थ मिला भोजन के अंदर, ऐसे ही वसा का पायसीकरण। आप कह रहे होंगे पायसीकरण क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार तेल और जल जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो मिलते नहीं है, तेल पानी की सतह पर तैरता है। लेकिन जब हम उसको गर्म करेंगे या जैसे हथेली पर लेकर तेल और पानी को, हथेलियों को रगड़ते हैं, तो उस उष्मा के कारण तेल और जल मिल जाते हैं, अलग प्रकार का पदार्थ बनता है। इस तेल और जल का आपस में मिलना इमल्सीकरण, पायसीकरण कहलाता है। और इसका उदाहरण और आपने देखा होगा कि जब हमारे हाथों में चिकनापन लग जाता है तो हम उसको हटाने के लिए साबुन, क्षारीय प्रकृति के साबुन का प्रयोग करते हैं।
जिस कारण वो चिकनाई हाथों से हट जाती है, घुल जाती है उस क्षारीय पदार्थ में। तो अब पूरी तरीके से वसा है जो घुल जाती है और वसा का पाचन प्रारंभ होता है, बारीक बिल्कुल छोटी छोटी कणों में टूट जाता है। अब देखते हैं छोटी आंत्र में पाचन। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में बदल दिया जाता है, यहाँ भी पाचन हुआ इसका। और फिर प्रोटीन का ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, ये तीनों एंजाइम हैं जो अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ये आपको समीकरण दिखा रखे हैं मैंने आपको समझाने के लिए, आपको भी ऐसे ही लिखने हैं अगर पेपर में आता है तो। इस प्रोटीन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड, वहाँ आपने प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में पढ़ा था, अब पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदल देते हैं। और इस पॉलीपेप्टाइड को लास्ट स्टेज में जो अब पाचन चल रहा है प्रोटीन का, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम, इसको ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम है जो अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब इसका पाचन हो गया, अमीनो अम्ल में बदल गया। और वसा को लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल, और गिल्स रोल में लिखने से रह गया दोस्तों, गिल्स रोल में तोड़ देता है। गिल्स रोल, ये गिल्स रोल है, गिल्स रोल में, गिल्स रोल पढ़ें इसको, गिल्स रोल में तोड़ देता है। अब इस प्रकार ग्रहणी में पाचन हो गया। और हाँ, ग्रहण आमाशय में भोजन कैसा था? काइम के रूप में था, लेकिन जो ग्रहणी में, जो क्षुद्रांत में जो भोजन आता है वो काइल के रूप में रहता है, काइल के रूप में, ये भोजन काइल के रूप में रहेगा ग्रहणी में। और ग्रहणी वाले इस क्षुद्रांत में भोजन काइल के रूप में रहे। अब इसमें माल्टोज, जो कार्बो है, स्टार्च को माल्टोज में बदला गया था, माल्टोज शर्करा, उस माल्टोज शर्करा को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। और सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये शर्कराएं रहती हैं, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम फ्रक्टोज में तोड़ देता है। इस प्रकार क्षुद्रांत्र में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। क्षुद्रांत में ये पाचन की क्रिया संपूर्ण हुई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाचन की क्रिया, संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। और प्रश्न पूछा जाएगा कि पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख से, और पूर्ण कहाँ होती है? क्षुद्रांत्र में। और पाचन किस किस अंग में होता है? मुख में, आमाशय में और क्षुद्रांत्र में। ध्यान रखना, पाचन हो गया। अब होगा अवशोषण। जो भोजन पच गया है, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और गिल्सरोल का अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण होता है। अवशोषण के लिए आंत्र की दीवारों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे माइक्रोबिलाई कहते हैं, सूक्ष्मांकुर। ये भोजन का अवशोषण करके रुधिर के साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये माइक्रोबिलाई क्या होते हैं। देखो, ये आंत की संरचना है। जैसी आंत को आप काटोगे, ये आंतरिक संरचना देखोगे तो देखो इस प्रकार से आंत होती है। ये आंत है, इसकी आंतरिक संरचना पर इस प्रकार से वलन पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोबिलाई, ये आपको दिखा रखे हैं, ये माइक्रोबिलाई हैं। इन पर बाल सदृश संरचना होती है और जो भोजन को अवशोषित कर लेती है। और इन पर रक्त नलियां का जाल रहता है। इन माइक्रोबिलाई पर रक्त की नलियां रहती हैं और जो विसरण के द्वारा जो पचित पदार्थ हैं वो रक्त के अंदर चले जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब है भोजन को अवशोषण। हाँ, अवशोषण की क्रिया भी छोटी आंत में ही होती है। अब भोजन को अवशोषित कर लिया, रुधिर के अंदर चला गया। अब अगला स्टेप आता है हमारा भोजन का चौथा, नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन रुधिर के अंदर चला गया और अवशोषित भोजन का जो अवयव थे उनको शरीर अपने उपयोग में लेता है। अवशोषित भोजन के अवयवों को शरीर द्वारा उपयोग में लेने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब आता है ग्लूकोज, वसा अम्ल और गिल्सरोल से हमें ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से अमीनो अम्ल मिलते हैं जिससे जीव द्रव्य टूट फूट मरम्मत का कार्य होता है। ठीक, और एक और बात बता देता हूं दोस्तों,
कि 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है, इसीलिए सर्दियों में ज़्यादातर चिकने पदार्थ खाए जाते हैं। बहिक्षेपण अथवा, अब अगला नेक्स्ट स्टेप आता है बहिक्षेपण अथवा मल परित्याग। अब अपचित भोजन से जो अवशोषित कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला था, ग्लूकोज अमीनो अम्ल, बस ये अम्ल का तो अवशोषण हो गया। अब अपचित भोजन में जल और खनिज लवण थे। जल और खनिज लवण का अवशोषण क्षुद्रांत में कर लिया जाता है और अपचित भोजन अब शुष्क अवस्था में आ जाता है और शुष्क अवस्था में अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और मलाशय से मलद्वार द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। ये यहाँ जाकर पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है। अब आगे के प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों? इसमें हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, आपको बताया है। पाचक एंजाइम क्या कार्य करते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अविकल्पित किया गया है, जो आपको माइक्रोबलाई वाले बताए थे वो अवशोषण करते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये आपको आमाशय में समझाया है, क्षुद्रांत में समझाया है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और ये लार भोजन को लसलसा चिपचिपा कर देती है जिससे, और सूक्ष्म जीवों को मार देती है, प्रकृति क्षारी होती है। आमाशय में पाचन कैसे होता है ये आपको समझाए, क्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 3 मैं जल्द ही आपको डाल दूँगा। धन्यवाद।